आज की वीडियो साहिल कावित्रा जी के लिए बन रही है। उन्होंने डिमांड की है कि RX 100 या RX 135 में कौन सी बेटर है ख़रीदने के लिए और क्या उसको ख़रीदने में घाटे हैं और क्या फ़ायदे हैं। तो कावित्रा जी, आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। कुछ एक पॉइंट्स मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से रखे हैं। आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ जाएंगे, और यदि आपको वीडियो समझ आती है तो ज़रूर बताएं। और उससे पहले मैं बीच में एक अपने और सब्सक्राइबर का जवाब दे दूंगा। उन्होंने एक अपनी परेशानी व्यक्त की है कि उनका जो उस साइड से इंजन ऑयल जिसको कहते हैं लोग डलता है, उसको बेसिकली गियर ऑयल कहते हैं। गियर ऑयल डलने के बाद उनकी सील जो है प्रॉपर चल नहीं रही, नई लगवाने के बावजूद भी, और वो उससे परेशान हो रहे हैं। तो मैं उनका नाम बता देता हूँ, वो कौन है, और उसके बाद मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। कोई मिस्टर सिजोदेव हैं, और उनकी समस्या ये है कि यहाँ जो हमारा ट्रांसमिशन ऑयल डलता है तो उसकी एक सील डलती है, वो ये लगी हुई, ये दिख रही होगी आपको ग्रीन कलर की। ये तो ये इनको ट्रबल दे रही है। यहाँ सारी बात आती है कि कारीगर आपका कैसा है, कैसे काम करता है, या किस आदमी से आप लोग काम कराते हैं जो जल्दबाजी में आपका काम करता है। ये सारी बातें उस पर डिपेंड करती हैं। तो नीचे अगर आप देखते हैं तो मैंने भी लगभग 3 साढ़े 3 साल पहले एक वीडियो बना रखी है, जिसमें मैंने यहीं पर ही अपने कारीगर को बुलाया है। वो भी उसका जूनियर कारीगर था, और उसने यहीं पर काम करके दिया है, और मैंने उसकी वीडियो अपलोड भी कर रखी है। और उसने गियर ऑयल वगैरह सब चेंज किया था। 6 महीने बाद मैंने अपनी रिपोर्ट भी आप लोगों को बताई थी कि कहीं से कोई लीकेज नहीं है। आज 3 साढ़े 3 साल हो गए हैं, तो मेरे ख्याल से अभी भी जो है नीचे से आप देख सकते हैं सूखी पड़ी है। और ये इस साइड को बता रहे हैं, जो ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ये, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई ऑयल नहीं है। अगर ऑयल होगा तो मैं इसको कमरे में रहने ही नहीं दूंगा, ये सारा गंदा कर देगी, और मुझे गंदगी पसंद नहीं है। तो इन चीज़ों का स्पेशली मैं ध्यान रखता हूँ। ये सारा ऑयली हो जाएगा। इससे पहले कुछ वीडियोस में देखा होगा कि ऑयल गिरता था, तभी मैंने उसको बुलाया था और उन्होंने ठीक किया था। तो इतने सालों में अभी खड़ी गाड़ी में तो तेल पहले निकलता है, खड़ी खड़ी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो ये अभी तक नहीं है, हालांकि ये स्टार्ट होती है बीच बीच में। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ समस्या आपकी कहाँ आ रही है। आपकी जो प्रॉब्लम है वो एक बहुत ही निपुणता से काम करने की कमी आ रही है। जो स्किल्ड आदमी होता है ना, उसकी वजह से आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है, और एक पेशेंस की। आप मेरी वो वीडियो भी देख लेना जिसमें मैंने ये बता रखा है। उसमें क्या है कि उस कारीगर ने ब्लेड जैसी चीज़ थी, और पहले वाली सील को पहले उसने खुरच के उतारा था पूरे प्यार से। उसका एक भी कण अगर उस पर रह गया तो वो ऊंचाई दे देगी दूसरी वाली जो नई लग रही है। और एक भी एयर बबल्स उसको मिल गया, पानी को या ऑयल को, वो हमेशा रिस जाता है। ये हमेशा ध्यान रखना। तो आपके साथ हो सकता है ये ट्रबल आ रही हो कि उसका काम अच्छे से नहीं किया, और अपने नट बोल्ट वगैरह भी सब चेक कर लेना टाइटली बंद हैं या नहीं है, या कोई फ्री कर दिया वहाँ से, उसने इतना घुमा दिया है। मैंने एक वीडियो में पहले ही बताया था, टॉर्क सिस्टम होता है, हर एक के ऊपर कितनी ताकत लगानी है वो भी है। कहीं फ्री कर दिया हो और पता चला वो फ्री करने से भी रिस रहा है, ये ध्यान रख लेना। तो ये सब चीज़ें चेक कर लें। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, और मेरी बाइक की तरह
आपका भी वहाँ से ऑयल नहीं निकलेगा यदि काम उसी तरह से पेशेंसफुली ठीक करा लेंगे तब। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए कावत्रे जी, आपने पूछा है कि कौन सी बाइक लेनी चाहिए, किस में घाटे ज़्यादा हैं, किस में फ़ायदे कम हैं, ये सारा तुलनात्मक आपने अध्ययन के लिए बोला है। मैं आपको यहाँ पर सीधी एक बात बता दूँ, अभी तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि कोई शोरूम में बाइक्स मिल रही हो जो हम ये ऑप्शन रखें कि किसको लेना है और किसको नहीं लेना और किससे घाटा और किससे नहीं घाटा। ये आपको मैंने बिल्कुल सच बता दिया है। सबसे पहली बात तो ये ऑप्शन ही नहीं है मार्केट में कि हम लें कहाँ से। लेने का मतलब है कि बाइक एकदम दुरुस्त हेल्दी होनी चाहिए और कोई बीमारू बाइक नहीं होनी चाहिए और उसके पेपर्स वर्क बिल्कुल दुरुस्त होने चाहिए, सही होने चाहिए। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि ऑप्शन बहुत कम है, तो हम ये अपना एक कोई आगे अपनी चॉइस नहीं डाल सकते कि कौन सी लें। अगर आपको कोई भी इनमें से कोई बाइक मिल रही है, कोई भी, तो वो बाइक सही होनी चाहिए पेपर के द्वारा भी और इंजन वाइज भी। बॉडी वाइज सेकेंडरी है, इंजन उसका एकदम पार्ट्स और इंजन के सपोर्टेड पार्ट्स जैसे इग्निशन कॉइल्स, सीडीआई, ये सारे जेन्युइन होने चाहिए और तभी आप बाइक सोचें कि मैं ख़रीद सकता हूँ। नहीं तो उसकी बाहर की चमक धमक पे कभी मत जाना, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वो सेकेंडरी है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको एक बात बता दूं कि थोड़ा बहुत यदि हम इतिहास के ऊपर थोड़ा सा इसका जान लें कि इन बाइक का क्या इतिहास रहा है, तो वो भी नज़रिया अगर हम डालें तो हम अपने एनालाइज पे आने से पहले ये बता सकेंगे कि कौन सी बाइक मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल है अभी, फिर आप उसके ऊपर ऑप्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता ही है कि आगे वाली जो बाइक्स आई हैं उनकी जन्मदाता यही है, RX 100। तो RX 100 सबसे पहले 10 साल चली, उसके बाद कुछ एक वो 12 वोल्ट में भी आई थी, लेकिन मैं उनको तो मानता ही नहीं कि वो RX थी, क्योंकि उसमें इंजन का नंबर भी चेंज हो गया था, बहुत कम है, रेयर। फिर आपको 96 97 मॉडल जो है RX GI, क्योंकि इसको डिसकंटिन्यू किया कंपनी ने और 96-7 से फिर RX G शुरू हो गई थी। उसके बाद फिर RX Z शुरू हुई 4 स्पीड वाली। उसके बाद RX 135। RX Z जो है थोड़ा स्पोर्टी जो टाइप का वो बनाया हुआ था, उसका डिज़ाइन स्पोर्ट्स बाइक लगती थी वो। और RX 135 जो है उसका इंजन थोड़ा इससे ज़्यादा हैवी था और 4 गियर्स में थी। इसके बाद RX 135 टाइगर के नाम से आई, जो बाइक बहुत रेयर हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। फिर बाद में RX 135 5 स्पीड भी आ गई, क्योंकि यामा जो है कुछ एक बाइक्स का देख रही थी कि कुछ कंपटीशन में, जैसे सुजुकी शोगन है, वो सब चल रही थी उस वक्त भी, और भी कुछ बाइक्स आगे आने को सोच रही थी, तो उन्होंने भी 5 स्पीड निकाल रखी थी, तो ये अभी भी नंबर 1 थी। और फिर उसके बाद इसका सलेंसर कैट वाला आया 135 में। फिर RX Z 5 स्पीड वाली भी आ गई जो स्पोर्ट्स टाइप की थी। और लास्ट में ये 135 के अंदर फिर 135 में इसको बंद कर दिया गया 2005 में। तो ये मैं मोटे रूप से आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको मैं अब जो बता रहा हूँ उसकी गिनती बता रहा हूँ कि आपको मार्केट में मिलेंगी कहाँ, जिनकी गिनती कम है। अब ये 5 लाख यूनिट है, तो 5 लाख इससे पहले बिक चुकी हैं। जितनी RX
बिकी हैं उतनी ये सारी आगे की जो कैटेगरीज हैं मिल के उतनी बिकी हैं, उतने यूनिट्स। तो आप सोच लो ये ज़्यादा मिलेगी या वो ज़्यादा मिलेंगी, वो वैरायटी में मिलेंगी। कोई जेड है, कोई 4 वाली है, कोई 5 वाली है, कोई 135 है, कोई RXG है। ये मिक्सचर मिलेगा 5 लाख यूनिट्स का, लेकिन शुद्ध 5 लाख इसका मिलेगा। तो स्पष्ट है कि मार्केट में ये ज़्यादा मिलेगी आपको। और जो ज़्यादा मिलती है उसके स्पेयर पार्ट्स भी मिलते हैं, उसके कारीगर भी मिलते हैं। और जो रेयर मिलती है उसके स्पेयर पार्ट्स भी कम मिलते हैं और मार्केट में कारीगर भी बहुत कम मिलेंगे जांचने के लिए। तो आप फिर ये समझ लीजिए कि आपको एक मॉडल बहुत कम चलाना है तो आप 135 लेके रखें। अगर आपको चलाते रहना है और मज़े लेते रहने हैं इस बाइक के तो 100 पे जाएं। सीधी सी बात है, 100 के कारीगर अभी भी मिल जाएंगे। जो 35 के हैं उनको ढूंढने में आपको थोड़ी सी तकलीफ़ हो सकती है, और इतने परफेक्ट वो इसलिए भी नहीं हो पाते कई बारी, क्यों, ओरिजिनल पार्ट्स नहीं मिलते। अब दूसरी बात यहाँ पे आती है कि इसको फाइंड आउट कैसे किया जाए। फाइंड आउट का फार्मूला मैंने बता दिया है कि फाइंड आउट यदि आप करने जाते हैं तो चमक धमक पे मत जाना, ये मेरी सजेशन है। आपको 5 से 10 हज़ार में कोई भी घटिया से घटिया बाइक क्रोम पेंट ये सब करके चमका के दी जा सकती है, और उसके बदले में आपसे 2-4 लाख रुपए भी लिए जा सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं कह रहा मैं। शौक की कीमत नहीं होती, चीज़ें मिलती नहीं और लोग लेने वाले ले सकते हैं। लेकिन 1-1 लाख तक की तो यामा साउथ में आराम से जाती है आज भी। अब किस्मत उसकी क्या है कि वो क्या लेके चला आया, वो एक अलग इशू है, क्योंकि उसको ऑप्शन नहीं मिल रहा, उसको सेकेंड हैंड ही मिल रही है। लेकिन लेनी भी है, फिर उसको हाथ से निकल ना जाए। तो कई जगहों में तो ऐसा है कि पेपर वर्क में अटक जाता आदमी, और कई जगहों पे उसके इंजन वर्क में अटक जाता है, कोई स्पेयर पार्ट लेके लटका हुआ है। और कई लोग हैं जो एसेसरीज को अच्छी तरह मेंटेन नहीं करते, तो बाइक जो है उस तरह से नहीं रिप्रेजेंट कर पाती जैसे कि कोई नई नवेली दुल्हन हो। तो स्पष्ट सी बात है कि आपको ये सारी चीज़ों को खोजने के लिए टाइम लगाना पड़ेगा, और कुछ एक एक्सपीरियंस भी लेना पड़ेगा कि मैं कैसी बाइक लूँ जो मेरे पैसे की इन्वेस्टमेंट वर्थ हो। तो मैं अपनी तरफ से सजेस्ट करूँगा आपको कि सबसे पहले जो भी आप बाइक देखते हैं, चाहे 100 देखें चाहे 135 देखें। देखिए सिटीज़ में अब अगर आप लोग रहते हैं तो ये सपने मत लीजिए कि मैं 135 ले लूँगा तो बहुत तेज़ चला लूँगा। 110 की स्पीड हाईएस्ट है उसकी, 105 आराम से ये भी भाग जाती है। उसकी 115 भी होगी तो ये भी 105 भाग जाती है। मैं कह रहा हूँ 90 से ऊपर आप गाड़ियाँ चला ही नहीं सकते शहरों में। सिर्फ इनको चलाने का मज़ा आपको ऊंचाई पे है, वो भी इसकी पिकअप के साथ। उसकी पिकअप ज़्यादा अच्छी है, ये भी कम नहीं है। लेकिन अब बात ये आती है कि आपको कैसी बाइक लेनी है। देखिए अगर करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी भी है ना और उसके पेपर नहीं है तो वो पैसे तो आपके गए। बाइक से पहले पेपर अपना दुरुस्त करवा लें, संतुष्टि करा लें। फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, मैक्सिमम थर्ड पार्टी, इससे ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, खिचड़ी खाना हो जाता है फिर आगे। और दूसरा, जितने ओनर उसके रह चुके हैं उतने विषय में उसके बारे में कोई बताएगा नहीं। कोई एक हो तो बताएगा, दो हो तो बताएगा, बार बार किस किस को फ़ोन करते रहोगे, अपने आप समझना पड़ेगा फिर। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, उसके ओनरशिप ट्रांसफ़र बहुत कम हुए हों। डीलर से तो आप सूझबूझ के ही लें, और उसके लिए पीछे मैंने एक वीडियो भी बना रखी है। तो डीलर से तो आप बहुत जानकारी ले करके ही लें। दूसरा, अब ये अगर पेपर से दुरुस्त होती है तो आप इसके इंजन की वेरिफिकेशन ज़रूर कीजिए कि बाइक चलने में कैसी है, और उसी से ही पूछ लीजिए कि उसने इंजन में कैसा परफॉर्मेंस देखा है लाइफ में इसका, या क्या दे रही है अभी, वो सब बताएगा देने वाला।
झूठ भी बोलते हैं कई लोग, लेकिन वो भी आपको परखना है। उसके बाद फिर ये आपको स्पेयर पार्ट्स भी देखने हैं एक्सटर्नल। इंजन के अंदर की तो आपने पूछ लिया, एक्सटर्नल में जितने पार्ट्स लगे हैं इंजन से रिलेटेड, सीडीआई कॉइल है, सीडीआई कॉइल है, इसकी जनरेटर कॉइल है, इसकी इग्निशन कॉइल है, स्पार्क प्लग है, ठीक है, ये सब प्राइमरी चीज़ों में आते हैं। ऑटो ल्यूब पंप है, कार्बोरेटर है, ये क्या चीज़ें लगी हैं इनमें, जापानीज़ है या ऑर्डिनरी है या इंडियन मेक है, कौन सा मेक है, ये सारी चीज़ें देख लें और तब तसल्ली कर लें। तो ये सारी बातें आती हैं कि अब बाइक कहाँ से ली जाए। तो इसके बारे में मैंने बता दिया है, ऑप्शन ज़्यादा नहीं है, और यदि हैं तो इस बाइक के ज़्यादा हैं, वो हैं रेयर हैं, मिल जाती है तो बढ़िया, और लेने का क्राइटेरिया यही है दोनों, पेपर वर्क और चीज़ अच्छी। अब आ जाइए पावर डिफरेंशिएट कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए पावर में सीधी सी बात है, ये 100 है, वो 135 है, इसका 98, उसका 132, 132 इंजन है। अब परफॉर्मेंस अच्छी सी बात समझने के लिए उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इससे बेटर है, और दो व्यक्तियों को लेके अच्छे से दौड़ सकती है। स्पष्ट है कि उसकी पिकअप भी अच्छी है, 5 गियर्स है, ट्रांसमिशन उसमें 5 है, इसमें 4 हैं, लेकिन सिटी बॉय की तरह ये भी अच्छे से भाग लेती है। तो इसकी चाल से भी कोई असंतुष्ट नहीं है। अगर वो आपको लेनी है तो आप ज़रूर लें, पावर उसकी इससे ज़्यादा है, और 12 वोल्ट में भी मिल जाएगी वो आपको। RX 100 जो है लाइट वेट में है, वो थोड़े इससे हैवी है। इस चीज़ को आपको चलाने से ही पता चलेगा। और RX 100 यदि मिली तो हो सकता है 6 वोल्ट वाली भी मिल जाए, हो सकता है कन्वर्ट की हुई भी मिल जाए। अब आ जाइए उसके रख रखाव पे। देखिए जो मेंटेनेंस है, आपको वो एक सफ़ेद हाथी है एक तरह से, उसकी मेंटेनेंस में हर समय आपको टेंशन रहेगी कि भाई इसके स्पेयर मेरे को मिलेंगे नहीं मिलेंगे, या स्पेयर अगर अड़ंगा आ जाता है स्पेयर उसमें तो स्टेट टू स्टेट भी धक्के खाने पड़ सकते हैं। लेकिन RX के आपको हर जगह मिल जाएंगे। अभी भी 135 में वर्जन हो जाता है चेंज, RX G अलग है, 4 गियर अलग है, और Z अलग है। मैंने बताया ना 5 लाख यूनिट इन तीनों चारों को मिल के बिके हैं, ये अपने में ही 5 लाख यूनिट से ऊपर बिकी हैं गाड़ियाँ। तो कहने का मतलब ये है कि इसके स्पेयर पार्ट्स रदर देन दैट ज़्यादा मिलेंगे, तो आपको सर्विस इसकी अच्छी मिलने वाली है। RX 100 की सर्विस जो है आपको हर स्टेट में मिल जाएगी, और ऑलमोस्ट सारे स्टेट में इसके स्पेयर पार्ट्स भी मिल जाएंगे। 135 के लिए या RX Z के लिए या G के लिए, इनके लिए आपको काफ़ी खोजबीन करनी पड़ेगी। उनके कई चीज़ों के नंबर अलग हैं, कार्बोरेटर अलग हैं, चेन स्पॉक्स कई चीज़ें अलग हैं, बहुत सी बातें हैं। इसमें तो एक ही रहता है हमेशा। अब आ जाइए माइलेज पे। देखिए कई लोगों की RX 100 भी जो है माइलेज अच्छा देती है। कई लोग कहते हैं 45 पे सेट कर लेते हैं हम लोग, 45 भी देती है। मैं कहता हूँ चलो 40 देती होगी, लेकिन 135 जो है वो आपको माइलेज नहीं देती। वो 32, 33 या 35, वो उसको भागना है, आपने उसको भगाना है, उसको बैलगाड़ी की तरह तो चलाना नहीं है। तो माइलेज से भी अपना कंप्रोमाइज़ कर लेना, पेट्रोल ज़्यादा खाएगी। और अब दो बातें आती हैं कि इसके बाद आपको स्पेयर पार्ट्स की, जो मैंने अभी बोला है कि स्पेयर पार्ट्स जो है वो प्रॉब्लम आनी है कि स्पेयर पार्ट्स RX 135 G और Z तीनों चारों के अलग अलग हैं। इसके जितने यूनिट बिके हैं इसके ईजिली मिल जाएंगे, वहाँ पे उसको ढूंढना पड़ेगा। इसके साथ साथ
इनके टेक्नीशियंस में भी वैरायटी है। RX 100 के अंदर जो है हर जगह टेक्नीशियन मिल जाएगा, इंजन बांधने वाला भी मिल जाएगा, वो व्यक्ति भी बांध लेगा जो RX 100 का काम करता है, लेकिन उसमें कुछ अलग हटके चीज़ें हैं। वो इतने परफेक्शन से उसका काम नहीं कर पाएगा जितना कि इसका कर सकता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, आपको एक टेक्नीशियन अपने साथ परमानेंट रखना पड़ेगा उसके लिए, लिंक में, चाहे पे करके रखो उससे, चाहे आप उसको दोस्ती करके रखो, चाहे कैसे भी रखो, लेकिन एक के हाथ में अगर दी गाड़ी तो विश्वास करके उसको ठीक करने दें और जगह जगह ना खुलवाएं, जगह जगह ना दिखाएं, जितने दिमाग उतने काम हो जाएंगे। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया है आपको कि अगर हम फेमस की बातें करें, ये मेरा लास्ट पॉइंट है कि फेमस कौन सी गाड़ी ज़्यादा है, तो बच्चा अगर नेट पे ढूंढता है तो उसको RX 100 पता है, 35 नहीं पता, RX Z नहीं पता, G नहीं पता। इस बाइक ने ही उनको रोशन किया है। तो स्पष्ट है, अगर आपके पास RX 100 है तो वो 135 का रिप्रेजेंट तो वैसे ही करती है, क्योंकि वो उसका इसी बाइक का अपग्रेडेड वर्जन है, क्योंकि दोनों तीनों चारों के पीछे RX लिखा है। तो अब चलते हैं एनालाइज पे कि आपने पूछा किसको लेने में घाटा है और किसको ना लेने में घाटा फ़ायदा, दोनों बताओ। तो मैंने जितनी वीडियो में एक्सप्लेनेशन दी है, उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि फ़ायदा किस में है। अब आप खुद ही बता दो कि फ़ायदा किस में है कमेंट करके। तो मैं जो अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि यदि मुझे कोई RX 135 देता है और मैं उसको चलाता हूँ, तो RX 100 भी यदि मैं और ख़रीदता हूँ एक, तो मैं 135 को सजा के रख दूँगा। ये मेरी अपनी ओपिनियन है। उसको कभी कभी निकालूंगा और चलाऊंगा RX 100 ही। क्यों 135 को रख दूंगा? एक तो मैंने देखा है कि उसके स्पेयर्स कम मिलते हैं, कारीगर कम है उसके, और उसके हिसाब से उसकी मेंटेनेंस ज़्यादा है, गाड़ी थोड़ी हैवी है, ये लाइट वेट है, और इस गाड़ी का हर जगह कारीगर मिल जाता है। इस गाड़ी का रख रखाव लो मेंटेनेंस का है। तो बहुत सी बातें काउंट होती है। तो इस तरह से एनालाइज करके मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ कि मैं प्रेफर अपनी तरफ से कहता हूँ कि मैं अगर कोई दोनों ऑप्शन में मिलेगी तो मैं दोनों खरीदूंगा, बशर्ते आपने बोला ना किसको घाटा किसका फ़ायदा, ये तो ऑप्शन ही नहीं है अभी, क्योंकि मिलती ही नहीं चीज़ें दोनों मार्केट में। हाँ, यदि मुझे मिलती है तो मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ कि मैं, आपने मुझसे पूछा है तो मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ कि मैं दोनों खरीदूंगा और RX 100 को चलाऊंगा, 135 को कम चलाऊंगा, उसको शोकेश में रखूंगा, क्योंकि मुझे पता है इसके 3 साल के अंदर हालत ख़राब हो जानी है चला चला के, लेकिन RX 100 में चला चला के भी मैं अप टू डेट करता रहूँगा, क्योंकि इसके स्पेयर्स अभी मिल रहे हैं। बस यही एक फ़र्क है मेरी सोच का। हो सकता है आपकी भी सोच ये बन सके तो आप देख लें, नहीं तो अगर आप अलग हटके सोच रखते हैं तो ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 2-3 साल के अंदर ही आप 135 जिसके पास है उनको स्पेयर्स की प्रॉब्लम आने लगी है। RX 100 पहले कंपनी बनाती है, 135 के बाद में बनाती है, इसके ज़्यादा पार्ट्स मार्केट में है रेदर देन दैट। तो इस वजह से मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि बाइक यदि आपको कोई भी मिले आप तुरंत ले लें, बशर्ते वो पेपर से तंदुरुस्त हो, दुरुस्त हो, हेल्दी हो, और बॉडी वाइज और इंजन वाइज भी हेल्दी हो। कोई भी, एनी वन ऑफ देम, कोई भी गाड़ी इसमें से ले सकते हैं आप। ज़रूरी नहीं है कि आपको 35 ही लेनी है। 35 और 100 में मैंने कंपेयर करके बता दिया है, डिसीजन आपके ऊपर है। लेने से पहले लालच में मत आना 135 है तो मैं 100 छोड़ दूँ। अगर 100 के पेपर और 100 की तबीयत सही है तो आप 100 पे जाएं, और अगर 100 नहीं ठीक तो 135 पे जाएं। ये मेरी आपको सजेशन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आती है तो ज़रूर मुझे बताएं। तो
नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं ये वीडियो अब समाप्त करता हूँ। कुछ एक वीडियोस में मैं किसी परेशान व्यक्ति का कमेंट का जवाब एक्सप्लेनेशन के साथ इसलिए दे देता हूँ कि उसको तो मेरी बात पता नहीं समझ आती है नहीं आती, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरा एक्सपीरियंस डाल देता हूँ कि भाई ये समस्या इतनी बारीक होती है, जो आप भी परेशान, आपका कारीगर भी परेशान, उसमें मुझे जो समझ आता है मैं अच्छे से बेस्ट से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आता होगा। और धीरे धीरे मैं पोलिंग कराऊंगा आपको ओरिजिनल पार्ट्स की, आप उसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो आपकी नॉलेज पीछे रह जाएगी कि आपको पता ही नहीं होगा कि इसमें बाइक के अंदर ओरिजिनल पार्ट्स लग के कौन से आए थे, क्योंकि ये जीता जागता नमूना है उन पार्ट्स का जो इसके साथ इतने लंबे टाइम तक चले हैं और चलने को तैयार हैं। तो हमेशा याद रखना, धक्के ना खाना। जो मैंने एक बार बता दिया ना आपको, वो पार्ट अगर आपको मार्केट में मिल गया तो लेके रख लो एडवांस, या किसी तरह से अरेंज करा लो। अभी जो मैंने पंप की बात बोली है ना, पीछे भी मैंने कराया है सेकंड क्वेश्चन टेस्ट। पंप के अंदर बहुत से लोगों को नहीं पता, और वो पंप जैपनीज आता था। दोनों तीनों का मैं एक्सप्लेनेशन आपको वीडियो में दूंगा। नेक्स्ट मैं पूछूंगा आपसे इसकी इग्निशन कॉइल के बारे में भी पता कर लो, वो भी मैंने पोलिंग करानी है कौन सी आती थी ओरिजिनल, जो 30-30 साल तक खराब नहीं होती। 2-2 लाख किलोमीटर, 2.5 लाख किलोमीटर चल जाती हैं, वो चीज़ें जापान ने डाली थी इनमें। तो आने वाले टाइम में बताऊंगा, अगर वो चीज़ें आपको अपनी बाइक में, सेकेंड हैंड बाइक में या फादर से ट्रांसफ़र की हुई बाइक आपको जो मिली है, इन चीज़ों में अगर वो चीज़ें लगी हुई हैं तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखें। मैं आपको एकदम परफेक्ट बना दूंगा कि किस तरह से आप अपने पार्ट्स को लें, ओरिजिनल पार्ट्स को जो सालों साल काम करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो समझ आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे को आज्ञा दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।